हाय एस्पिरेंट्स। सो आज हम बात करने वाले हैं लोकल बॉडीज़ के बारे में। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आएंगे इसमें, एंड आगे आके म्यूनसिपैलिटीज़ वगैरह आएंगी। तो उनके बारे में आज हम फुल फ्लेज्ड बात करेंगे ताकि हमारा कोई टॉपिक छूटे ना लोकल बॉडी में से। तो आज हम पूरा टॉपिक ही करवाएंगे आपको, आप नोट्स भी अपने साथ इसमें बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एवोल्यूशन ऑफ लोकल बॉडीज का एवोल्यूशन कैसे हुआ, इंपॉर्टेंट कमिटीज कौन सी हैं पंचायत रिलेटेड टू पंचायत, एंड इंपॉर्टेंट फीचर क्या हैं पंचायत के। फिर म्यूनसिपैलिटीज का देखेंगे, प्रॉब्लम्स क्या होती हैं लोकल बॉडीज में, सुजेशंस हमारे क्या हो सकते हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए, एंड रिफॉर्म्स इन लोकल बॉडीज। तो ये सारा प्री प्लस मेंस मतलब कि दोनों चीज़ें आपकी तैयार हो जाएंगी सिर्फ यही एक नोट से। या शॉर्ट वीडियो होगी, इसी में आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, प्री का भी मेंस का भी। ठीक है जी। शुरू करते हैं हम एवोल्यूशन ऑफ लोकल बॉडीज की, कैसे एवोल्यूशन हुआ इंडिया में। इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल बॉडीज ओरिजिनेटेड एंड डेवलप्ड इन मॉडर्न इंडिया। ड्यूरिंग द जो ब्रिटिश रूल चल रहा था हमारा, तो मेजर इवेंट इन दिस कंटेक्स्ट आर फॉलोज। तो सबसे पहले 1687 में द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया वो सेटअप एट मद्रास। सबसे पहले 1687 में मद्रास में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाई जाती है। आपने याद रखना है कि अगर कोई हिस्टोरिकल क्वेश्चन आपसे पूछ लिया आता है कि सबसे पहली बार कब बनी थी, तो मद्रास में 1687 में। फिर 1726 द म्युनिसिपल जो कॉर्पोरेशन वर सेटअप इन बॉम्बे एंड कोलकाता। ठीक है सर, मतलब कि तीन मशहूर शहर हुआ करते थे उस टाइम पे, मद्रास हो गया, बॉम्बे एंड कलकत्ता हो गया। तो 1726 में बॉम्बे एंड कोलकाता में बन गई। उसके बाद फिर रेजोल्यूशन ऑफ लॉर्ड रिपन। फिर 1882 में हमें पता है कि लॉर्ड रिपन 80 से लेके 84 तक वाइस रॉय ऑफ इंडिया रहते हैं। लॉर्ड रिपन 1882 में एक रेजोल्यूशन लेके आए थे जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल बॉडीज भी कहते हैं, एंड ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि हु इज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। लॉर्ड रिपन उसका आंसर आएगा। उसके बाद फिर रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइज्ड होती हैं लोकल बॉडीज, मेन मकसद ही लोकल बॉडीज का डिसेंट्रलाइजेशन होता है। वॉज अपॉइंटेड इन 1907 एंड इट सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1909। मतलब कि एक रॉयल कमीशन बनाई गई थी डिसेंट्रलाइजेशन के लिए, 1907 में अपॉइंट किया गया था। 1909 में उसने अपनी रिपोर्ट को सबमिट करवाया। इट्स चेयरमैन वॉज होब हाउस। तो होब हाउस इसके चेयरमैन थे अंडर द डायरी की स्कीम इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोविंसेस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919। तो 1919 के एक्ट में ये आया था। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बिकम अ ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। ठीक है, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे वो, ये भी हमें पता है कि रिजर्व सब्जेक्ट हुआ करते थे, एक ट्रांसफर्ड हुआ करते थे। तो लोकल बॉडीज ट्रांसफर्ड में रखी गई थी, मतलब कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस उनको दी नहीं गई थी। अंडर द चार्ज ऑफ रिस्पॉन्सिबल इंडियन मिनिस्टर। इन 1924 द कंटेनमेंट एक्ट वॉज पास्ड। फिर 1924 में कंटेनमेंट एक्ट आ जाता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। फिर अंडर द प्रोविंस ऑटोनॉमी स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वॉज डिक्लेयर्ड एज प्रोविंशियल सब्जेक्ट। फिर फाइनली 1935 के एक्ट में इनको प्रोविंशियल सब्जेक्ट में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज को रख दिया जाता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट कमिटीज रिलेटेड विद पंचायत, एवोल्यूशन ऑफ पंचायत आफ्टर 1950। तो अभी कमेटीज वगैरह देखेंगे हम स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद फिर रियल जो टॉपिक है हमारा वो भी स्टार्ट होगा। ये कमेटीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड सबसे पहले आती है बलवंत राय मेहता कमेटी। 1957 में आती है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड अ कमेटी टू एग्जामिन द वर्किंग ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए एक कमेटी बिठाई जाती है। एंड द नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953, एंड टू सजेस्ट मेजर फॉर देयर better working, the chairman of this committee was Balwant Rai Mehta. The committee recommended the scheme of democratic decentralization which ultimately came to be known as Panchayati Raj. ठीक है, आगे आगे यही जो प्लान दिया था उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन का, यही आगे आगे पंचायती राज बनती है एक तरीके से। द इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस ऑफ दिस कमेटी आर, कौन कौन सी रिकमेंडेशन दी बलवंत राय मेहता जी ने। 3 टायर पंचायती राज। सबसे पहले आपने याद क्या रखना है, वो प्री में डाल सकते हैं कि 2 टायर थी, 3 टायर थी, और 3 टायर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का इन्होंने बताया था कि ये बनाएंगे हम। उसको तो सबसे पहले तो ग्राम पंचायत थी, ठीक है, जो आज के टाइम में भी ग्राम पंचायत होती है एट विलेज लेवल के ऊपर। फिर पंचायत समिति थी एट ब्लॉक लेवल। फिर जिला परिषद होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो इन्होंने ये 3 चीजें बताई थी। ऑल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी शुड बी इंटरेस्टेड टू दीज बॉडीज। द पंचायत समिति शुड बी द एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी, वाइल द जो जिला परिषद है शुड बी द एडवाइजरी एंड सुपरवाइजरी। मतलब कि जिला परिषद जो सबसे ऊपर रखी गई है वो एडवाइजरी और सुपरवाइजरी बॉडी होगी। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शुड बी द चेयरमैन ऑफ जिला परिषद। ठीक है, मतलब कि जो डीसी होता है, डीएम होता है, उसको जिला परिषद का क्या बनाया जाएगा, उसको हेड बनाया जाएगा एक तरीके से, चेयरमैन। द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमेटी वर एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट। एंड द राजस्थान पहला बना था। ठीक है, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। राजस्थान वॉज द फर्स्ट स्टेट टू एस्टैब्लिश पंचायती राज। द स्कीम वॉज इनॉग्रेटेड बाय द पीएम
एंड 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू थे उस टाइम पे, उन्होंने बनाया था ये नागौर डिस्ट्रिक्ट याद रखना है आपने, राजस्थान में पहली बार पंचायती राज का कहीं पे इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश में बनाया गया। सो याद रखना है आपने, ये प्री के लिए और मेंस में भी आप पॉइंट्स लिख सकते हो अगर कोई लोकल बॉडीज पे क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट हमारी आती है अशोक मेहता कमेटी, ठीक है। सो अशोक मेहता कमेटी 1977 में बनाई गई थी, वो 57 में थी, ये 20 साल बाद फिर 77 में हो गई। सो द जनता गवर्नमेंट, इसमें मुरारजीत सही थे, अपॉइंटेड अ कमेटी ऑफ पंचायती राज। सो उस टाइम पे मुरारजीत सही थे 1977 में। सो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ अशोक मेहता, सो इट्स इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस कौन सी थी? देखिए जो बलवंत राय थे उन्होंने भी 3 टायर का बताया था, इन्होंने भी 3 टायर का बताया है। पंचायती राज शुड बी रिप्लेस्ड बाय 2 टायर सिस्टम। सच हाँ, इन्होंने सच 3 टायर का नहीं 2 टायर का सिस्टम बताया था इन्होंने, एंड जो उसके बाद आएंगे वो 3 टायर वाले होते हैं। सो इन्होंने क्या किया था, डेट इज जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर होगी, एंड मंडल जो पंचायत है कंसिस्टिंग ऑफ ग्रुप, जिसमें काफी सारी पंचायतों को मिला के ग्रुप बना लिया जाता है ऑफ विलेज विद टोटल पॉपुलेशन जिसकी लाइक 15,000 20,000 है, इनको मिला के एक वो बना लिया जाएगा मंडल। सो जिला परिषद शुड बी द एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी एंड मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। सो द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन शुड हैव कंपल्सरी पावर ऑफ टैक्सेशन, बल्कि टैक्सेशन की पावर होगी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के पास। फिर न्याय पंचायत शुड बी केप्ट एज सेपरेट बॉडी फ्रॉम दैट ऑफ डेवलपमेंट पंचायत। सो अ मिनिस्टर फॉर पंचायती राज शुड बी अपॉइंटेड इज द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बल्कि एक मिनिस्टर भी जो स्टेट लेवल का काउंसिल का मिनिस्टर होगा उसको भी इसमें रखा जाएगा। फिर SC/ST के लिए सीट रिजर्व करने के बारे में कहा, ठीक है, पॉपुलेशन के बेस के ऊपर। ड्यू टू द कोलैप्स ऑफ जनता गवर्नमेंट, अब जनता गवर्नमेंट जो थी वो ऑब्वियसली कोलैप्स हो जाती है, लंबे टाइम के लिए नहीं चलती। सो नो एक्शन कुड बी टेकन ऑन रिकमेंडेशन, तो कोई भी एक्शन नहीं लिया गया अशोक मेहता कमेटी के ऊपर, ठीक है। तो फर्स्ट 3 टायर थी बलवंत राय एंड सेकंड अशोक मेहता 2 टायर थी। अब रिकमेंडेशन हमने बढ़ ली हैं। फिर आ जाती है GVK राव कमेटी 1985, ठीक है जी। सो इसमें क्या होता है, द कमेटी टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा है, उसका अरेंजमेंट कैसे चल रहा है, रूरल डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, उसके लिए ये GVK राव कमेटी बनाई गई थी। तो चेयरमैनशिप इसकी GVK राव के अंडर होती है ऑब्वियसली, एंड 1985 की बात है ये। So the committee came to conclusion that the development process was divorced from the पंचायती राज and called this process as grass without roots। तो इन्होंने GVK राव ने बताया था कि भाई जो अपना विलेज लेवल के ऊपर जो डेवलपमेंट वगैरह चल रहा है उसका डाइवोर्स हो चुका है एक तरीके से पंचायती राज से, एंड ये ऐसा घास है जो बिना जड़ों के है, ठीक है, मतलब कि अच्छा नहीं चल रहा काम ओवरऑल। तो ये थी हमारी GVK राव कमेटी 1985। फिर आती है LM सिंघवी कमेटी, ठीक है, जिसको लक्ष्मी बल भी कहते हैं, एंड 1986 में बनाई गई थी, राजीव गांधी आए थे उस टाइम पे। सो गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ कमेटी रिपेयर अ कंसेप्ट पेपर ऑन रीवेटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज। So Institution for Democracy and Development under the chairmanship of LM Singhvi, it made the following recommendations। क्या recommendation दी थी LM सिंघवी कमेटी ने? So पंचायती राज इंस्टीट्यूशन शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनल recognized, ठीक है, कि उनको संवैधानिक recognize करना है। न्याय पंचायत शुड बी established for cluster of village, एंड न्याय पंचायत जो है क्लस्टर ऑफ विलेज के लिए बनाई जाएगी। द विलेज पंचायत शुड हैव मोर फाइनेंशियल रिसोर्स, एंड जो विलेज की पंचायत है उसके पास ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्स होने चाहिए, ठीक है, जो आज के टाइम पे ओबियसली वो स्टेट के ऊपर या सेंटर के ऊपर डिपेंड रहती है, ठीक है। तो ये थी LM सिंघवी। तो हमने 4 कमेटीज पढ़ ली, बलवंत राय मेहता हो गई हमारी, ठीक है, फिर अशोक मेहता होगी, फिर GVK राव होगी, फिर LM सिंघवी होगी, ठीक है। तो आप इसको BAG बैक करके L बगल ऐसे याद रख सकते हैं। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी, ठीक है, कैसे उनको संवैधानिक दर्जा मिला उसके बारे में भी देख लेते हैं, कुछ नहीं छोड़ेंगे हम, बेफिक्र होकर आप इस क्लास को देख सकते हैं। सो द राजीव गांधी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड 2 बिल इन लोकसभा 1989 में। राजीव गांधी ने 2 बिल पास किए थे 1989 में। एक था 64th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये आपको इतिहास मोस्ट ऑफ नहीं पढ़ाया जाता लेकिन आपको यहाँ पे हम पूरा कवर करेंगे। सो 64th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आया था रिलेटेड विद पंचायत के साथ था, एंड जो 65 था वो म्यूनसिपैलिटीज के लिए आया था। सो ऑल दो द लोकसभा पास्ट बोथ बिल, लोकसभा ने तो दोनों बिल पास कर दिए थे। द कांग्रेस गवर्नमेंट अंडर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ PV नरसिम्हा राव वंस अगेन कंसिडर द मैटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ पंचायत, ठीक है, बल्कि एक बार दोबारा से वो बिल आता है, ठीक है। ऊपर तो वो पास नहीं हो पाया था, ठीक है, सरकार भी उसके बाद फिर गिर चुकी थी तो वो पास नहीं हो पाया। लोकसभा से पास हो गया था, आगे वो मतलब कि साइन वगैरह नहीं हुए तो वो एक्ट नहीं बन पाया एक तरीके से। फिर दोबारा से PV नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो उनकी सिफारिश में फिर से इनको कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन के लिए पंचायती राज म्यूनसिपैलिटी को करने के लिए फिर से 2 बिल पास किए जाते हैं पार्लियामेंट में। सो दीज बिल फाइनली इमर्ज्ड एज 73rd, जिसको हम आज याद रखते हैं, ठीक है, कि 73rd और
74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आता है, वो ये है, यहाँ से उसका इतिहास जुड़ता है पीवी नरसिम्हा राव से। तो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट पास कर दिया जाता है, 73rd ऑब्वियसली पंचायत के लिए एंड 74th म्यूनसिपैलिटी के लिए। 1992 की बात होती है। सो फिर 24 अप्रैल 1993 को ये फोर्स में आ चुके थे। तो यहाँ तक हमने पूरा इतिहास जान लिया है लोकल बॉडीज का। अब आगे हम देखेंगे प्रोविजन ऑफ पंचायत की, क्या कुछ प्रोविजन है, कौन सा आर्टिकल है, ग्राम सभा किसमें है, ठीक है, फाइनेंस कमीशन वगैरह। सो शुरू करते हैं हम। सो 243A, सो इसमें ग्राम सभा है, ठीक है, 243 से शुरू होता है एंड ए से, सो ग्राम सभा इसमें। एंड 73rd अमेंडमेंट इसके लिए पास किया गया था फॉर ग्राम सभा एज द फाउंडेशन ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। सबसे नीचे यही होती है, सबसे ज्यादा काम यही करती है। सो इट इज अ विलेज असेंबली कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द रजिस्टर्ड वोटर, जितने भी रजिस्टर्ड वोटर्स होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई स्पेसिफिकली वोटर डाल सकता है, जो भी रजिस्टर्ड वोटर है उस गाँव में वो सारे वोट डाल सकते हैं, एरिया ऑफ पंचायत। उसके बाद है सेकंड आर्टिकल 243B। सो इसमें स्ट्रक्चर बताया गया पंचायत का। द एक्ट प्रोवाइड फॉर अ 3 टायर सिस्टम बताता है, ठीक है, हमने देख लिया कि कौन कौन सा था। एवरी स्टेट विलेज लेवल के ऊपर होगा, फिर इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर होगा। सो हाउएवर द स्टेट हैविंग पॉपुलेशन, जिसकी 20 लाख से ऊपर पॉपुलेशन नहीं है जिस स्टेट में, सो वहाँ पे हम जो इंटरमीडिएट लेवल है उसको इग्नोर भी कर सकते हैं, नहीं बना सकते, ठीक है, अगर 20 लाख से आपकी पॉपुलेशन कम है किसी भी स्टेट की, ठीक है। तो 3 हो गए, विलेज लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। इंटरमीडिएट लेवल इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है, जब आपकी पॉपुलेशन 20 लाख से ज़्यादा नहीं है। उसके बाद है आर्टिकल 243D। सो डी में रिजर्वेशन आ जाता है इसमें, ठीक है, कौन किसका किसका, SC का आएगा, ST का आएगा, ठीक है, एंड वुमेन्स का भी आएगा 1/3, फिर OBC का भी आता है, ये ऑप्शनल होता है। वो 3 ऊपर वाले मैंडेटरी है, OBC का ऑप्शनल होता है, चॉइस बाय द स्टेट। उसके बाद रिजर्वेशन इज कंपलसरी फॉर SC अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। ये कंफ्यूजिंग कर देता है, वहाँ पे कई बार 1/3 डाल देता है या हाफ डाल देता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन आएगा SC ST की जो भी रिजर्वेशन मिलता है पंचायत में। सो वुमेन रिजर्वेशन इज कंपलसरी होता है, ये भी मिनिमम 1/3 तो दिया जाएगा। जैसे आज मतलब कि 106 अमेंडमेंट पास किया गया था नारी बंधन अधिनियम की, पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में वुमेन्स को 1/3 रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन वो पहले ही पास हो चुका था पंचायत के लिए, उसमें से पहले से मिलता है, लेकिन दिखता नहीं है ग्राउंड लेवल के ऊपर, लेकिन था। एंड जो OBC है उनके लिए ऑप्शनल होगा, डिपेंड ऑन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। फिर 243F आ जाता है। सो F में है अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाइड किया कर दिया जाएगा फॉर बीइंग एज पर द मेंबर ऑफ पंचायत इफ ही इज, सो मतलब कि ऐसे अगर नीचे लिखा हुआ कोई भी प्रावधान पास होता है, ठीक है, रिक्वायरमेंट वगैरह नहीं पास होती तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सो अंडर एनी लॉ ऑफ द फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन बाय स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई ऐसा कानून बनाया था, ठीक है, तो जो पर्सन है वो शैल बी डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद अंडर द एनी अदर लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, कोई और भी कानून है वो हो सकता है। सो हाउएवर नो पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाइड, लेकिन किसी पर्सन को डिस्क्वालीफाइड तब नहीं किया जाएगा अगर ग्राउंड दैट ही इज लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज, क्योंकि ऑब्वियसली जो हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, ठीक है, पार्लियामेंट है, उसमें 25 साल की उम्र होनी चाहिए आपकी, लेकिन पंचायत में ऐसा नहीं आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा कि आप 25 साल के नहीं हो। अगर आप 21 साल के भी हो तब भी आप खड़ा हो सकते हो इलेक्शन में, ठीक है, सरपंच भी बन सकते हो। 21 साल की उम्र होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पंचायत में 21 साल है, स्टेट लेजिस्लेटिव में और पार्लियामेंट में, बल्कि जो लोकसभा है उसमें 25 साल है, राज्यसभा में 30 साल है, और प्रेसिडेंट बनने के लिए आपकी 35 ईयर्स होती है। फिर 243G आ जाता है, इसमें पावर है, अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। So the state legislature may endow the panchayat with such powers and authority as may be necessary to enable them to functions as initiative of self-government. So this power responsibility of panchayat provided in scheduled second. Scheduled contain 29 सब्जेक्ट, ठीक है, याद रखने आपने 29 सब्जेक्ट है इसमें, जो पंचायती राज का बना हुआ पूरा, इसमें 29 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। आगे म्यूनसिपैलिटी में पढ़ेंगे उसमें 18 के आसपास है। सो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, ठीक है, ये भी आप शायद आपको आज पता चल रहा होगा, जिन्होंने पहले पढ़ा है उनको पता होगा कि ये चीज़ें कंपलसरी एक तरीके से बनाई गई हैं कि ये होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे गाँव में होती ही नहीं है चीज़ें, जैसे एग्रीकल्चर, ठीक है, लैंड इंप्रूवमेंट, माइनर इरीगेशन, वाटर मैनेजमेंट के लिए कुछ ना कुछ, एनिमल हस्बेंड्री, डायरी, पोल्ट्री, फिशिंग, सोशल फॉरेस्ट्री, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, स्मॉल स्केल की इंडस्ट्री, आदि विलेज लेवल कॉटेज इंडस्ट्री, रूरल हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, फ्यूल, फॉडर, सारी चीज़ें हैं, रोड ब्रिज, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, अडल्ट नॉन फॉर्मल एजुकेशन, लाइब्रेरीज, कल्चर एक्टिविटीज, मार्केट एंड फेयर, ठीक है, मेले वगैरह जो लगते हैं, हेल्थ सैनिटेशन का ख्याल रखना है, फैमिली वेलफेयर, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर, ठीक है, हैंडीकैप के लिए स्पेशली, सो वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन जैसे SC ST। फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आ गया, मेंटेनेंस ऑफ कमेटी एसेट्स वगैरह आ गए, ठीक है। 2 सब्जेक्ट इसमें आई थिंक इधर मिक्स हो गए, तो 29 सब्जेक्ट हैं टोटल। तो आपने ये भी चीज़ें याद रखनी है, बल्कि मोस्ट ऑफ ये चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती,
तो आप इसमें से कोई भी मेंस में उठा के एग्जाम्पल लिख सकते हैं। फिर उसके बाद 243 आई है फाइनेंस कमीशन ऑफ स्टेट। सो आई मतलब कि आई फाइनेंस, ठीक है, आई की फाइनेंस इनकम से याद रखना, आई फाइनेंस कमीशन ऑफ स्टेट का होता है। जैसे 280 में फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया है, वैसे ही सेम। सो द गवर्नर स्टेट शेल आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, मतलब कि गवर्नर बनाएगा 5 साल के बाद, ठीक है, 5 साल के बाद नहीं, 5 साल के अंदर अंदर बनाएगा। सो कॉन्स्टिट्यूट अ फाइनेंशियल कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी। सो फाइनेंस कमीशन शैल मेक द फॉलोइंग रिकमेंडेशन टू द गवर्नर। गवर्नर को कौन सी रिकमेंडेशन दे सकती है फाइनेंस कमीशन कि डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द स्टेट एंड लोकल बॉडीज के बीच कैसे टैक्स को बांटना है, पैसे को। सो एलोकेशन ऑफ फाइनेंस बिटवीन पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज कि उसके बीच कैसे पैसा बांटना है। फिर ग्रांट इन एड टू पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। सो द स्टेट लेजिस्लेचर मे प्रोवाइड फॉर द कंपोजिशन ऑफ कमीशन एंड क्वालिफिकेशन ऑफ इट्स मेंबर। फिर नेक्स्ट 243 के। सो के में आता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब स्टेट की जो इलेक्शन कमीशन है जो करवाती है चुनाव लोकल बॉडीज के, पंचायत के, म्यूनसिपैलिटी, उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। सो द सुपरिटेंडेंट डायरेक्शन का काम हो गया, कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल हो गया, ठीक है, इलेक्टोरल रोल बनाने, कंडक्ट ऑफ द ऑल इलेक्शंस टू पंचायत शैल बी वेस्टेड इन द स्टेट इलेक्शन कमीशन। एंड इसमें स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है, गवर्नर उसको अपॉइंट करेगा, ठीक है। इसकी जो सर्विस कंडीशंस वगैरह टेन्योर है, ऑफिस शैल बी आल्सो डिटरमाइंड बाय द गवर्नर। ही शैल बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ऑन द सेम ग्राउंड ऑफ द रिमूवल ऑफ, जैसे हाई कोर्ट के जज को हटाया जाता है, ठीक है, वो वैसे हटाया जाएगा उसको अगर हटाना है। फिर ये ऊपर थोड़ा सा है कि चार्ट सा कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 10 लाख से ज़्यादा वाले बनते हैं, म्यूनसिपल काउंसिल में 10 लाख से कम पॉपुलेशन है, नगर पंचायत में, टाउन वगैरह होता है वो। फिर नेक्स्ट आता है प्रोविजंस ऑफ म्यूनसिपैलिटी। तो पंचायत का हमारा वो सारा खत्म हो चुका है, प्रोविजन ऑफ म्यूनसिपैलिटीज। सो हमें पता है, पढ़ के आए थे, विच की 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, ठीक है, बल्कि अभी 17 मिनट के आसपास हुआ है, हमने ये टॉपिक कवर भी कर लिया पंचायत का। तो अब दोबारा से इसको देख सकते हैं अच्छे से याद करने के लिए, क्योंकि पूरा कॉम्प्रहेंसिव वे में है ये। सो दिस एक्ट हैज एडेड इन न्यू पार्ट 9A डाला गया था इसमें से, ठीक है, म्यूनसिपैलिटीज के लिए 9A, उनके लिए 9 डाला गया था, इसके लिए 9A डाला गया था। So to the Constitution of India. So this part is entitled as municipalities and consists of provision for the article 243P से लेके 243ZZ तक है. In addition, the act has also added new 12 schedule to the Constitution and इसमें कितने सब्जेक्ट थे? 18. उसमें 29 सब्जेक्ट हम पढ़ के आए थे, इसमें 18 सब्जेक्ट थे. And it deals with Article 243W. So Article 243Q. So इसमें कॉम्पोजिशन दी गई है म्यूनसिपैलिटीज की. द एक्ट प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉलोइंग. सो 3 टाइप ऑफ म्यूनसिपैलिटीज बताई गई है इसमें एवरी स्टेट में. एक म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन सबसे बड़ी है फॉर लार्जर अर्बन एरिया, फिर म्यूनसिपल काउंसिल है फॉर स्मॉलर अर्बन एरिया, एंड नगर पंचायत है जो टाउन वगैरह होता है, ट्रांजिशनल एरिया होता है, ठीक है, छोटा शहर जो भी एक तरीके से बड़ा शहर बनने की कोशिश कर रहा है. सो दैट इज एन एरिया ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम रूरल एरिया टू एन अर्बन एरिया, ठीक है. सो बड़ा नाम है कॉर्पोरेशन, तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन सबसे बड़ी है, ऊपर नाम आएगा, फिर काउंसिल आएगा उससे छोटा, फिर नगर पंचायत एज वी नो. फिर नेक्स्ट है आर्टिकल 243 S. सो वोट कमेटीज आती हैं इसमें. सो देयर शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड वोट कमेटी बनाई जाएंगी कंसिस्टिंग ऑफ 1 और मोर वोट्स विद इन द टेरिटोरियल एरिया ऑफ म्यूनसिपैलिटी हैविंग पॉपुलेशन 3 लाख और मोर. द स्टेट लेजिस्लेचर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, एंड मे मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द कंपोजिशन एंड द टेरिटोरियल एरिया ऑफ द वोट कमेटी. सो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है 243W. सो 243W में पावर एंड फंक्शंस आ जाते हैं, अथॉरिटी आ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है. सो जैसे WWE होता है ऐसे याद रख लेना, उनके पास पावर थी, ठीक है, जो भी रेसलर आते थे, तो पावर फंक्शन अथॉरिटीज में आ गया. सो द स्टेट लेजिस्लेचर में इंडो द म्यूनसिपैलिटी विद सच पावर एंड अथॉरिटी एज मे बी नेसेसरी टू इनेबल देम टू फंक्शन इंस्टीट्यूशन की कैसे काम करना है. सो द पावर फंक्शन अथॉरिटी म्यूनसिपैलिटी मेंशन इन द शेड्यूल 12 मेंशन किया गया, उसमें 18 सब्जेक्ट हैं, द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आर, ठीक है, इसमें वैसे ही मेन सब्जेक्ट हैं, ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बस आप मेंस के लिए कि हाँ आप इनमें से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, बाकी आप ऐसे देख सकते हो, उसको पढ़ सकते हो, ठीक है. अर्बन प्लानिंग, रेगुलेशन ऑफ लैंड यूज प्लानिंग, ठीक है, ऐसे करके लाइब्रेरी वगैरह, वीकर सेक्शन के लिए, पब्लिक हेल्थ, सारी चीज़ें ये 18 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, तो आप इसको रोक के पढ़ भी सकते हैं. सो पार्किंग वगैरह बस स्टॉप सारे आ गई है. फिर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आ जाती है 243ZD में. सो एवरी स्टेट शैल कॉन्स्टिट्यूट, बल्कि हर स्टेट कॉन्स्टिट्यूट करेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी को टू कंसोलिडेट जो भी प्लानिंग अपने प्रिपेयर करनी है बाय पंचायत म्यूनसिपैलिटी, इसको मिला के कंबाइन करके एक प्लान बना लिया जाता है,
ठीक है सी। सो द स्टेट लेजिस्लेचर में मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। हाउएवर द एक्ट लेज डाउन दैट कि जो 4/5 ऑफ द मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो होंगे शुड बी इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर, जो इलेक्ट हुए मेंबर हैं, ठीक है, जिनको इलेक्ट किया गया है। कहाँ से? पंचायत के एंड म्यूनसिपैलिटीज़ के, कि यहाँ से आएंगे 4/5 मेंबर्स, ठीक है, 4/5 हिंदी में। सो यहाँ से आएंगे पंचायत से एंड म्यूनसिपैलिटी से जो इलेक्टेड हैं। उसके बाद मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। सो एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया जो होता है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा एरिया होता है ये, ठीक है, जहाँ पे थोड़ा बड़ा शहर है। सो शैल हैव मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी टू प्रिपेयर डेवलपमेंट प्लान। सो द स्टेट लेजिस्लेचर मे मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ कमेटी। सो हाउएवर द एक्ट लेज डाउन 2/3 मेंबर ऑफ MPC बल्कि मेट्रोपॉलिटन कमेटी शुड बी इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी, ठीक है। उसमें से क्या था अपना डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में 4/5 मेंबर थे, एंड इसमें से 2/3 मेंबर्स हैं, ठीक है, पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी से आएंगे वो। अब मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि चैलेंजेस फेस्ड बाय लोकल बॉडीज इन इंडियन रिकमेंडेशन, बल्कि पंचायत के बारे में और म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में हम सब खत्म कर चुके हैं बिल्कुल अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव वे में। अब मेंस के लिए भी पॉइंट्स आप साथ में लिख सकते हैं कि कौन सी चैलेंज फेस कर रहे हैं। सो जैसे कि डिपेंडेंस ऑन सेंट्रल एंड स्टेट, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। डिपेंडेंस ऑन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है, म्यूनसिपैलिटी भी, पंचायत भी, ठीक है, किसके लिए? फंडिंग के लिए, ठीक है, फंडिंग नहीं आती उनको अच्छे से। सो रिड्यूस्ड रेवेन्यू रेजिंग आफ्टर GST मैकेनिज्म, रेवेन्यू भी उनका कम हो चुका है GST के बाद। सो उन्हें कैपेसिटी इन रेजिंग डायरेक्ट फाइनेंस फ्रॉम द असाइंड टैक्स। सो नैरो टैक्सेशन पावर भी नहीं, उनके पास इतनी टैक्सेशन पावर भी नहीं है कि किसको भी टैक्स लगाएं, ठीक है, कोई बैनर वगैरह है उसके ऊपर टैक्स लगा लेते हैं, थोड़े बहुत फीस इधर उधर से आ जाती है। सो लैक ऑफ टाइमली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन टाइमली कई बार नहीं बन पाती, ठीक है। फिर मोर पैरेलल बॉडीज है लोकल लेवल के ऊपर, काफ़ी ज़्यादा पैरेलल बॉडीज हैं, जैसे वाटर बोर्ड अलग से बना हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, ट्रांसपोर्ट बोर्ड है, ठीक है। मोस्ट स्टेट हैव नो ट्रांसफर एडिक्वेट पावर टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, बल्कि इन सब की वजह से अलग अलग, ऑब्वियसली यार अगर आपका सेपरेट हुआ है सारा काम ऐसे अलग अलग के, ठीक है, तो कंसोलिडेट करके काम को फिर अच्छे से होता है। अब यहाँ पे अलग अलग काम है, कोई वो कर रहा है, कोई ट्रांसपोर्ट वाला ये कर रहा है, वाटर बॉडी से वाला, तो अच्छे से काम हो नहीं पाता, फ्रैगमेंटेशन हुआ मतलब कि बेसिकली। सो उसके बाद है लैक ऑफ प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, अच्छे से नहीं बन पाती मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। उसके बाद डिले इन कंडक्टिंग इलेक्शन, लोकल बॉडीज के इलेक्शन प्रॉपरली टाइम पे नहीं हो पाते। सो क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है लोकल बॉडीज का। अपना क्या है, कॉरपोरेटर पति आ जाता है इसमें, ठीक है, अमीर घराने वगैरह। कंट्रोल ऑफ अपॉइंटेड बॉडीज एंड लैक ऑफ स्टाफ स्पेशली स्किल्ड नहीं है वो स्टाफ, ठीक है। फिर मोर करप्शन है इन इंडियन सिस्टम में। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑन पुअर कोऑर्डिनेशन, ठीक है, पुअर कोऑर्डिनेशन। फिर हम सजेशंस देख लेते हैं इसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि मेंस में आपको अगर अच्छे अच्छे पॉइंट मिलेंगे तो आपका पहले तो आपके टाइम भी बचेगा, वहाँ पे जल्दी जल्दी पॉइंट निकलेंगे आपके दिमाग में से, क्योंकि कई बार निकलते नहीं है ऐसे ना, तो आप अच्छे से करके जाने हैं। जैसे प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन और इस्टाब्लिश्ड डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी को अच्छे से प्रॉपर बना सकते हैं, मेट्रो प्लानिंग कमेटी को इंप्रूव कर सकते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ लोकल बॉडीज को, ठीक है, एंड कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं, मस्ट बी लॉन्च्ड फॉर लोकल बॉडीज। इसके लिए मेन के क्वेश्चन काफ़ी सारे लिखे हुए थे, अगर आप चाहते हैं वो भी मैं करवा दूंगा अलग से, ठीक है, वैसे सीरीज उसकी भी चल रही है। सो स्ट्रेंथ एंड सिटी पार्टिसिपेशन को हम स्ट्रेंथ कर सकते हैं लोकल, ठीक है, बॉडीज पे अवेयरनेस वगैरह लेके आ सकते हैं। फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर सकते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज के टाइम के लिए, ठीक है, बड़े बड़े डेवलप्ड देश ऐसे ही करते हैं। फिर फोकस ऑन द गुड गवर्नेंस एंड ई गवर्नेंस, स्पेशली एट लोकल लेवल के ऊपर, मतलब कि ई गवर्नेंस को बढ़ावा दे सकते हैं, ठीक है, वाईफाई वगैरह एक्सेस दे सकते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ लोकल बॉडीज, तो सबसे पहले आ जाता है यहाँ पे कॉरपोरेट सोसाइटीज। सो 243ZH से लेके 243ZT। सो 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये कॉर्पोरेट सोसाइटीज हैं जो बाद में नहीं आई थी 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 से, बल्कि हम ये भी कर लेते हैं अब, ठीक है, फिर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एंड 9th पार्ट तो आपको पूरी हो जाएगा, लाइक 9th में पंचायत था, 9th A में म्यूनसिपैलिटीज थी और 9B में कॉर्पोरेट सोसाइटीज थी, तो सारा कुछ कवर हो जाएगा आपका। सो ये वो 243ZH से लेके 243ZT तक है। सो 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 में किया गया था, ठीक है, जब हम वर्ल्ड कप जीते थे वनडे वाला। सो राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी एडेड न्यू पार्ट जोड़ा गया था 9B टू द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड टाइटल दिया गया था इसको कोऑपरेटिव सोसाइटीज का। आर्टिकल 243ZH से लेके ZT तक था। सो इट ऑथोराइज्ड द पार्लियामेंट टू एस्टैब्लिश्ड
इन केस ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, देखो अगर तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं तो वो तो फिर सेंटर के अंडर आ जाएगा, क्योंकि स्टेट कैसे कंट्रोल कर सकता है अगर मल्टी किसी अलग स्टेट में, जैसे पंजाब में, राजस्थान, ठीक है, हरियाणा में से अलग अलग हैं। अगर किसी एक स्टेट के अंदर है तो ऑब्वियसली वो स्टेट के अंडर आएगा। तो स्टेट लेजिस्लेचर इन द केस ऑफ अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सो द कॉर्पोरेशन यूनियन मिनिस्ट्री वॉज फाउंड 2021 में। तो 2021 में ये बना दिया गया था इसको, कॉर्पोरेशन यूनियन मिनिस्ट्री को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, उसके बाद लास्ट हमारा टॉपिक आ जाता है पैसा। तो पैसा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ट्राइबल एरियाज वगैरह में लगता है ये। तो पैसा है पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज। ठीक है, बल्कि पंचायत जो ट्राइबल एरियाज होते हैं, ठीक है, वहाँ पे शेड्यूल्ड एरियाज होते हैं, उनके अपने कुछ रीति रिवाज होते हैं, तो वहाँ पे ढल नहीं सकते ये हमारे पंचायती वाले जो हमारे रीति रिवाज हैं। तो उनके लिए कुछ अलग से किया गया था, ताकि उनको भी वो अपनी जो राइट्स वगैरह हैं उसको आगे बढ़ा सकें वो, ठीक है, अपने कल्चर को अच्छे से एक्सपैंड कर सके, जो भी जैसे वो करना चाहते हैं अपनी इच्छा से। सो पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया लाया गया इसके लिए एक्ट 1996 में। सो पेस एक्ट 1996 में है, द प्रोविजन ऑफ पार्ट 9 रिलेटेड टू पंचायत आर नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, पंचायत वाले जो सिस्टम है सारा एप्लीकेबल यहाँ पे नहीं होता, वो कहाँ पे, 5th शेड्यूल एरिया में। ठीक है, क्योंकि शेड्यूल्ड एरिया आते हैं 5th में, इसमें 10 स्टेट के आसपास आते हैं। हाउएवर द पार्लियामेंट में एक्सटेंड कर सकते हैं दीज प्रोविजन टू सच एरियाज विद मॉडिफिकेशन। ठीक है, लेकिन पार्लियामेंट क्या कर सकती है, इसको बल्कि मॉडिफाई करके पेसा में जो भी 5th शेड्यूल एरिया उसमें लागू कर सकते हैं वो। So under this provision the parliament has enacted the PACE Act at present। the state आता है उसमें 5th शेड्यूल में, जैसे आंध्र प्रदेश आ जाता है, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ है, ठीक है, एक लाइन में है ये, फिर गुजरात है, ऊपर से सिर्फ हिमाचल प्रदेश या नॉर्थ इंडिया से अगर पूरा एग्जैक्ट जाएंगे, फिर झारखंड आ गया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, ये 10 के 10 स्टेट आते हैं पेसा में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या था पेसा का, ये ऑब्जेक्टिव था टू प्रोवाइड सेल्फ रूल, ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए सेल्फ रूल आ सके उनका, टू हैव द विलेज गवर्नेंस विद पार्टिसिपेटरी, ठीक है, democracy, to evolve a suitable administrative framework with the traditional practice, to safeguard अपने बल्कि ट्रेडिशन को प्रिजर्व कर सकें ट्राइबल कम्युनिटीज वगैरह को, टू एम्पावर द पंचायत एट विलेज लेवल एंड ट्राइबल एरियाज। ठीक है, एंड इनकी जो चेयरमैन की सीट्स वगैरह होंगी, ठीक है, मेंबर्स की सीट्स होंगी, वो बल्कि हाफ सिर्फ ट्राइबल एरियाज के लिए ही खाली रखी जाएंगी। तो हमने ये सारा देखा। ठीक है, अच्छा इसमें एक और जो चार्ट्स है वो भी बता देता हूँ आपको। फाइनेंशियल रिसोर्स आते हैं लोकल बॉडीज की, कहाँ कहाँ से पैसा आता है उनका। एक इंटरनल रिसोर्स होते हैं, एक एक्सटर्नल रिसोर्स होते हैं। इसमें इंटरनल रिसोर्स में टैक्स आते हैं, नॉन टैक्स आते हैं। टैक्स में जैसे कि लैंड के ऊपर टैक्स लगा सकते हैं वो, ठीक है, पंचायत म्यूनसिपलिटी, प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स, हाउस टैक्स आता है, एनिमल टैक्स आ जाता है। ठीक है, नॉन टैक्स में क्या कुछ आता है, जैसे कोई रेंट आ गया, ठीक है, रेंट के ऊपर आपने कोई चीज़ दी गई है, ठीक है, कोई बोर्ड बैनर वगैरह लगाने के लिए, ठीक है, कोई यूज़र फीस, मतलब कि आपकी कोई चीज़ को यूज़ कर रहा है वो, ठीक है, जैसे आपने कोई सरकारी लगा ले कैफे बना दिया आपने फॉर एग्जाम्पल, तो उसकी फीस वगैरह जो भी आ रही है वो नॉन टैक्स में आ जाती है। एक्सटर्नल रिसोर्स में क्या आ जाता है, इसमें असाइंड रेवेन्यू आ जाता है। तो जैसे टोल टैक्स कलेक्ट कर रहे हो, फीस कलेक्शन होगा, कोई भी फी वगैरह होगी, फिर उसके बाद ग्रांट एंड लोन से जो आपको मिलता है वो भी एक्सटर्नल रिसोर्स में आता है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन मिल गया, स्टेट से, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन से, ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल आपको बाहर की सपोर्ट मिल गई कहीं से, तो सारे आया था ग्रांट लोन में। तो ठीक है, तो इंटरनल रिसोर्स हो गए, एक्सटर्नल रिसोर्स हो गए। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव वे में हमने इसको पढ़ लिया है। ठीक है, हमने बस आपने प्री के लिए बस MCQs लगाने हैं इसके लिए, और जो आपका स्टैटिक्स है वो तो क्लियर कर दिया है पंचायत का और म्यूनसिपैलिटीज़ का। ठीक है जी, सो सारा हमारा कवर हो चुका है। और बाकी अगर मेंस का क्वेश्चन आप करना चाहते हो तो आप कमेंट्स में बता देना। वैसे एक सीरीज चल रही है उसके लिए, लेकिन आप जो भी जिस सब्जेक्ट का ज़्यादा करना चाहते हो वो हम करवा देंगे। सो थैंक्स, धन्यवाद, शुक्रिया।